इन दिस वीडियो विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम डिटेल ऑफ टाटा मोटर्स। सबसे पहले फोकस करते हैं Q1 के रिजल्ट के ऊपर। Q1 के रिजल्ट कैसे रहे, उसके बाद बाकी जो डिटेल्स हैं एंड उसके बाद फाइनली हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। तो हमारे सामने एक चीज़ ओपन है। क्या क्या चीज़? ग्लोबल होलसेल कैसी रही है टाटा मोटर की Q1 में। आप यहाँ देख सकते हैं Q1 FY21 एंड Q1 FY22। तो इस बीच में हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम देखें क्वार्टरली बेसिस पे, यहाँ से क्वार्टर यहाँ पे हमें एक जंप दिखाई पड़ रहा है पिछले साल से कंपेयर करें। लेकिन हमें यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है? क्वार्टरली बेसिस पे एक डिप दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल अगर हम देखें इसको, यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही थी। किस चीज़ की हम बात करें? ग्लोबल होलसेल की अगर हम यहाँ पे बात करें। नेक्स्ट अगर हम फोकस करेंगे इसके ये है Q1 एंड ये Q1 था। तो हमें Q4 से यहाँ पे डिप दिखाई पड़ रही है रेवेन्यू के फॉर्म में। लेकिन अगेन हमें फिर से क्वार्टरली बेसिस पे यानी ईयरली बेसिस पे, ये था FY21 का और ये था FY22 का। वहाँ पे आपको चीज़ों में जंप दिखाई पड़ रही है रेवेन्यू के फॉर्म में। नेक्स्ट फोकस करते हैं PBT के ऊपर। PBT में भी कुछ वैसा ही है। ये -6 था और ये अभी हो चुका है -2, यानी कुछ वहाँ से, ऑल्दो माइनस में अभी भी है, वहाँ से कुछ रिकवर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा। इसके बाद बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, तो हमें डिप दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद फोकस करते हैं EBITDA के ऊपर। EBITDA में भी ईयरली बेसिस पे अगेन चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे हमें डिप दिखाई पड़ रहा है। यानी जितने भी इसके रेशियोज़ हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, हमें जानना चाहिए किसी भी कंपनी के ऊपर हर जगह हमें एक डिप दिखाई पड़ रहा है। EBIT के ऊपर बात करें, यहाँ पर भी माइनस में चीज़ें, लेकिन पिछले साल से यहाँ पर कुछ रिकवरी होते हुए हमें दिखाई पड़ रही। इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है FCF, जिसे हम कहेंगे फ्री कैश फ्लो। अगर हम इसकी बात करें, ये -19 था और ये है -18 इस क्वार्टर में, यानी वहाँ से कोई ज़्यादा रिकवरी हुई नहीं है, थोड़ी सी हुई है। लेकिन अगर हम Q4 से कंपेयर करें तो एक डिप हमें शार्प फिर से दिखाई पड़ रहा है। तो हमें अभी तक क्या समझ में आया, अगर सिर्फ इसको समराइज़ करते हैं, ईयरली बेसिस पे कुछ हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही आफ्टर कोविड की वजह से, जिस तरह से ग्लोबल इकॉनमी पर या फिर हमारी पर्सनल वेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद जब कोविड का टाइम चला था, लोगों ने मैक्सिमम जो फोकस किया था वो अपने एसेंशियल चीज़ों के ऊपर किया था इंस्टेड ऑफ लग्जरी चीज़ों के ऊपर। तो उसके बाद धीरे धीरे हमें कुछ रिकवरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। Q1 के नंबर तो हमने देख लिए। इसके बाद हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए उसकी सेल कैसी रही है। और उसके बाद भी अगर हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद किस तरह से चीज़ें इंप्रूव हो रही है, तो वहाँ हम फोकस करते हैं इस कंपनी में। इस कंपनी के सेल्स के ऊपर फोकस करें, दो कैटेगरी में उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो कैटेगरी है रिटेल कैटेगरी में, यानी रिटेल सेल कैसी हो रही है, और दूसरी जो कैटेगरी है होलसेल कैटेगरी में कैसे सेल हो रही है। तो यहाँ आप देख पाएंगे सारी चीज़ें हम YOY बेसिस पे हम इसे कंपेयर करेंगे Q1 FY21 से और FY22 से। इसमें अगर आप सेल की बात करें, UK में बात करें, इसमें आपको 187% की जंप दिखाई पड़ रही है, यानी चीज़ें कुछ इंप्रूव हो रही है YOY बेसिस पे UK में। रिटेल सेल की अगर हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, इसी में अगेन YOY बेसिस पे आपको 51% की जंप दिखाई पड़ रही। अगेन दिस इज कुछ इंप्रूवमेंट है हमारे लिए। अगर हम यूरोप की बात करें, यहाँ पे 124% की जंप है अगेन YOY बेसिस पे। चाइना की बात करें, यहाँ पर भी 14% के जंप है। और ओवरसीज़ की बात करें, टोटल कुल मिला के 71%। और टोटल अगर मिला दें रिटेल सेल कैसी रही है इस बीच में एक साल में, उसमें आप ये देख पाओगे 68% की उसमें जंप हुई है पिछले साल से। ये तो रहे रिटेल कोटा की। अगर हम बात करें होलसेल में कैसी सेल रही है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे देख पाएंगे। अगेन UK में भी जंप है 65% की, नॉर्थ अमेरिका में भी जंप है YOY बेसिस पे 122, वहीं यूरोप में जंप है, चाइना में जंप है, एंड उसके बाद जितने भी कैटेगरी हैं उसके ये ओवरसीज़ में। तो कुल मिला के हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, कोविड का इम्पैक्ट तो था, उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ सेल में इंप्रूवमेंट होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। जो मार्केट शेयर है उसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला कमर्शियल व्हीकल में क्या हो रहा है, 19 से लेकर 22 तक इस Q1 तक का डेटा हमारे सामने है। कैसा है आप यहाँ देख पाएंगे। अगर हम फोकस करें यहाँ पर, ये चीज़ आप देख सकते हैं, उस वक्त था 45+ और अभी कितना है 40+, यानी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट शेयर कमर्शियल व्हीकल में कंपनी का कम हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें SUVs में, यहाँ 49 से चीज़ें आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, 19 में था, अभी कहाँ पहुँच गया 64, यानी चीज़ें यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। यहाँ कुछ कम हो रही है और यहाँ बढ़ रही है। उसके बाद MHCV की बात करें, मशीन जो इनके हैवी व्हीकल्स होते हैं वहाँ बात करें, तो वहाँ 55 से ये हो चुका है 62, चीज़ें आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। एंड ILCV कैटेगरी की बात करें, वहाँ 45 से 52, यहाँ पर भी बढ़ोतरी है। और SCV की बात करें, यहाँ 40 से 32 आ चुका है। एक डिप यहाँ है, एक डिप यहाँ है,
एंड उसके बाद बात करें उसका बसेस में बात करें 44 से 36 है, एक इस कैटेगरी में है। इन 3 कैटेगरी है। अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, डिप यहाँ है, यहाँ डिप है एंड उसके बाद यहाँ डिप है। ये 3 कैटेगरी में कंपनी का जो मार्केट शेयर है कम होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। ये सब तो हमने देख लिया। इसके बाद फोकस करते हैं कंपनी के जो कुछ रेशियोज़ होते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करता है सेल्स ग्रोथ कैसी रही। ये तो अगर आप इसको 5 साल 1 साल में समझने की कोशिश करेंगे काफ़ी पुअर है इसे कह सकते हो, लेकिन हाँ इस साल में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। हमने सेल्स में भी जब देखा था सब जगह हमने रिटेल सेल में भी देखा था एंड होल सेल में भी देखा था, वहाँ कुछ हमें इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई पड़ी थी। तो इसलिए ये चीज़ आपको इंप्रूव होते हुए यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। वहीं बात करें प्रॉफिट ग्रोथ डेफिनेटली जब किसी भी कंपनी की सेल्स ठीक रहेगी तो उसके कुछ प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट आएगा, आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। 5 साल में 3 साल में जो हालत थी और अभी वो पॉजिटिव में आई हुई है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव, इससे आप इंप्रूवमेंट ही कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ROE के ऊपर बात करें, ये तो अभी भी सारे पुअर है। अगर ये सारे नंबर पॉजिटिव में भी होते ना तब भी इसे आप ओके ही कहते, अच्छा नहीं कहते, अभी तो ये नेगेटिव में है। नेक्स्ट बात करें इसका ROC के ऊपर, अगेन ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव में आया लेकिन बिलो द पुअर है, तो आप इसे कह सकते हैं फिर काफ़ी पुअर है कह सकते हैं। डेट काफ़ी है, 1.14 के आसपास इसका इस कंपनी के ऊपर डेट है। एग्जैक्टली कितना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने है डेट कितना है, यानी 21,748 के आसपास इतना कंपनी के ऊपर डेट है एज ऑफ नाउ। और कैश कितना है आप यहाँ देख सकते हो 4,318 CR के आसपास, यानी कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इन सब के बाद इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर हम नज़र डालें तो प्रमोटर के पास है 46+, पब्लिक के पास है 17+, और एफआईएस के पास 14+, डीआईएस के पास 11+, यानी कि एफआईएस एंड डीआईएस से भी ज़्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है पब्लिक का इस कंपनी में, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम फोकस करें ना, प्लेजिंग कितनी है, प्लेजिंग भी है लेकिन बस इतनी है कि कुछ प्लेजिंग कम हुई है, लेकिन प्लेजिंग है ये हमारे सामने। जून 20 में तक कितनी थी 3.95, ऑलमोस्ट 4% के आसपास प्रमोटर ने प्लेज रखा था। अभी कितना है, जो प्रमोटर में इस बीच में अपनी होल्डिंग तो बढ़ाई है, क्योंकि पिछले जून में था 42+, अभी है 46+, ये तो एक अच्छी बात हुई है। लेकिन प्लेजिंग की बात करें ये 4 से ये हो चुकी है 1.82, ये भी हमारे लिए अच्छी बात हुई है। प्रमोटर ने भी ख़रीदा है एंड प्लेजिंग को भी रिलीज़ किया है, तो यहाँ से आने वाले कमिंग क्वार्टर में इसके ऊपर नज़र रहेगी कब और कैसे ये प्लेज को कम करते हैं और अपने डेट को कैसे कम करते हैं या फिर उसको मेंटेन करते हैं, इस चीज़ के ऊपर हमारी ध्यान डेफिनेटली रहेगी। ये तो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहा इस क्वार्टर का, इससे पहले कैसा रहा तो बाकी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। प्रमोटर के पास थे 42 और अभी हो चुका है 46, तो उन्होंने तो बढ़ाया है। अगर हम एफआईएस की बात करें 15+ था, अभी 14+, कुछ प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की है। डीआईएस की बात करें 13+ था, अभी 11 हो चुका है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी हुई है। गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। पब्लिक की बात करें 28 से 27 के आसपास है, यानी पब्लिक का काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है, आपके सामने है। अगर हम इसके पीयर के साथ इसको कंपेयर करें तो बाकी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं पी रेशियो के हिसाब से। किसी का भी पी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि इन सभी की हालत एज ऑफ नाउ काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है। तो इसके नेक्स्ट पैरामीटर पर हम चलते हैं, ईपीएस के ऊपर फोकस करते हैं। ईपीएस आप देख पाओगे टाटा मोटर का -4, अशोक लेलैंड का माइनस में है लेकिन इससे काफ़ी कम है, मतलब इम्प्रूव है। बाकी फोर्स की बात करें, एसएमएल की बात करें, सभी आपको नेगेटिव में दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें आरओई के -13 और अशोक लेलैंड के -4, और अगर पॉजिटिव में कोई है तो फोर्स मोटर क्या है वो है 3 के आसपास, बाकी सभी नेगेटिव में है। आरओसी के ऊपर बात करें सभी के सभी एक जैसे हैं, पॉजिटिव में कोई है एज ऑफ नाउ तो फोर्स मोटर के दिखाई पड़ रहा है -3। तो ऐसे में अशोक लेलैंड के ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन टाटा मोटर के भी जो फाइनेंशियल हमने देखे थोड़ा सा डगमगाए हुए तो काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद भी अगर फोकस करें कौन सा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ, 4 आपके सामने है। सबसे पहले यूटीआई का ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, उसके बाद है निपॉन इंडिया फोकस सिक्योरिटी फंड, एंड थर्ड है एसबीआई मैग्नम, एंड फोर्थ फ्रैंकलिन इंडिया। ये 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम बात करें ये सब होने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, जो मार्केट में एज ऑफ नाउ के जो एनालिस्ट बैठे हैं उनकी सुने तो 60% एज ऑफ नाउ इसके ऊपर बुलिश है या फिर बाई की रेटिंग दे रहे हैं, और होल्ड की 20 एंड सेल की भी रेटिंग 20 ही दे रहे हैं। आपको अच्छे से ही अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है, क्योंकि हम भी यहाँ जो बात करें कंप्लीटली एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से करें, कोई भी या फिर किसी भी टाइप के बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है।
इस कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए थे उस रिजल्ट को बिल्कुल समराइज करने की कोशिश करते दो पैरामीटर के बेसिस पे। एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा है नेट प्रॉफिट। सितंबर से लेकर जून तक का डेटा हमारे सामने है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, यानी कि जून में था 6000 प्लस, उसके बाद 12000 प्लस, एक अच्छी जंप, उसके बाद 13, उसके बाद ये जंप रही एंड उसके बाद सीधा आप ये देख सकते हो एक ड्रॉप हमें दिखाई पड़ रहा है 5000 प्लस, यानी काफ़ी बड़ा एक डिप हमें दिखाई पड़ रहा है। ये डिप है तो डेफिनेटली इसके नेट प्रॉफिट में भी आएगा। जो नेट प्रॉफिट था -314 जून क्वार्टर में, उसके बाद ये इंप्रूव हो गया था, बड़ी लंबे टाइम के बाद ये पॉजिटिव में आया था एंड उसके बाद फिर से थर्ड क्वार्टर की हम बात करें -7000 प्लस और इस बार की बात करें -4, यानी चीज़ें आपको नेगेटिव में ही ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं इसकी। टाटा मोटर ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे दिए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इसके रिटर्न है, मैक्सिमम जो रिटर्न है या फिर मैक्सिमम जो इसका लो रहा है 9.57 के आसपास और मैक्सिमम हाई 605 और अभी कहाँ है 284 के आसपास। यहाँ से जो इसने मैक्सिमम रिटर्न दिए हैं ना इतने सालों में, ये है 530% के आसपास। ये अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको बाकी अच्छी कंपनीज़ के साथ जिनका ग्राफ कंसिस्टेंट रहे, जिनके फंडामेंटल इससे ज़्यादा अच्छे हैं, उनके रिटर्न काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ेंगे ऐसे ही लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए प्लस अगर हम इसके रिटर्न की जो प्रोफाइल है, रिटर्न की जो इसका चार्ट दिखाई पड़ रहा है, इसको फोकस करें। ये ऑल्दो ये कोई वैसा चार्ट तो है नहीं, लेकिन इसमें भी आपको एम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ डबल टॉप बना है और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से इसमें गिरावट दिखाई पड़ रही है। उसके बाद आफ्टर कोविड कुछ रिकवरी तो हुई है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी क्या दिखाई पड़ रहा है वो तो हम चार्ट पर देखेंगे। लेकिन इसके बीच में धीरे धीरे जब शेयर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू ही हुआ था, बीच में एक मैनेजमेंट की तरफ से न्यूज़ और आ गई थी कि चिप सप्लाई की यहाँ पे कुछ कमी हो सकती है और उसके वजह से उनके नंबर इफेक्ट हो सकते हैं। ये न्यूज़ थी और उसी दिन टाटा मोटर 10% टूट चुका था, आप और हम ये जानते हैं, और इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो इसीलिए इसके आने वाले कुछ नंबर हैं जब मैनेजमेंट ही खुद कह रहे हैं तो यहाँ से कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। बात करें शॉर्ट रन में कैसे रिटर्न दिए, आप यहाँ देख सकते हो 1 वीक में डाउन है, 1 मंथ में डाउन है, 3 महीने में डाउन है, 6 महीने में डाउन है, यानी यहाँ पर लास्ट 6 मंथ में इस कंपनी ने कोई भी रिटर्न दिया नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो। हाँ, वो अलग बात है, स्विंग ट्रेड के लिए कई मौके इस शेयर ने हमको दिए हैं बीच बीच में। आप समझते हैं इसके चार्ट आपके सामने ओपन है मंथली से हम चार्ट को समझना शुरू करें। आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, चैनल पे आ चुका है। अदरवाइज आपको प्राइवेट चैनल का भी लिंक प्लस प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्राइवेट चैनल पे जो हमारे पर्सनल ट्रेड होते हैं रियल टाइम बेसिस पे वो शेयर करने की कोशिश करते हैं, प्लस कुछ अगर हमें कुछ लगता है मार्केट में कुछ ऐसा हो सकता है एडिशनल भी आपको बताने की कोशिश करते रहते हैं। एंड बाकी ज्वाइन बटन पर तो सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी जैसे आप इस चीज़ को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या समझ में आ रहा है मंथली में, पहले इसको मंथली से समझने की कोशिश करता है। यहाँ फोकस कीजिए 2017 एंड उस वक्त इसने टॉप बनाया था। उससे भी पहले जो इसने यहाँ पर टॉप बनाया था सेम प्राइस था, एक डबल टॉप बना था यहाँ मंथली के टाइम फ्रेम में। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो वन साइड इसमें करेक्शन है, 2017 से लेकर 2020 तक इसमें पूरा करेक्शन रहा। एक लंबा टाइम है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये झेलना पड़ता है। फिर चाहे शॉर्ट रन में हमें क्विक प्रॉफिट भी मिल जाता है कभी 2 से 4%, लेकिन जिस तरह से हमें लॉन्ग टर्म में बड़ा ही अच्छा गेन मिलता जाता है धीरे धीरे, उसी तरह से लॉन्ग टर्म में ये भी हमें पेन सहन करना पड़ता है। तो इसका जो करेक्शन था वो रिजॉल्व हुआ जब मार्च में क्रैश हुआ था। क्रैश के बाद इसमें कुछ बाई आई, एक अच्छे लेवल के आसपास आ चुका था, 100 के आसपास आ चुका था ये शेयर, और वहाँ से या फिर उससे भी नीचे आ चुका था। वहाँ से इसमें कुछ अच्छा रिबाउंड आया, जिन लोगों ने उस वक्त ख़रीदा था वहाँ से ऑलमोस्ट ये आप समझ सकते हो इसने मल्टीफोल्ड कर दिया है इन्वेस्टर के पैसे को। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें मंथली के टाइम फ्रेम में क्या दिखाई पड़ रहा है, कई महीनों की अगर हम बात करें इस लेवल के आसपास, ये इतने महीनों से ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 मंथ से ये शेयर एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से इसका सपोर्ट क्या दिखाई पड़ रहा है, जिस लेवल के आसपास एक सपोर्ट का काम कर सकता है इसके लिए। अगर ये इस सपोर्ट के आसपास बिल्कुल वहीं पे है, ये टूटता है तो आपको भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है थोड़ा नीचे के लेवल आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली लेवल्स एंड टारगेट यहाँ से समझ में नहीं आ रहे, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। वीकली का चार्ट आपके सामने लग चुका है। वीकली में भी कुछ वैसा ही पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है जैसा 2017 में बना था। किस टाइप का, डबल टॉप काइंड ऑफ। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो एक एंड उसके बाद फिर से कोशिश किया एंड यहाँ एक तो ये डबल टॉप रह गया, प्लस ये जो पैटर्न है आप इसे खुद ही देखिए ये कौन सा पैटर्न है, एम काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दो चीज़ें ये होगी यहाँ से। एंड उसके बाद बात करें जिस लेवल के आसपास है अपने इस रेड लाइन से नीचे आ चुका है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ये ट्रैवल करना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे एज ऑफ ना प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर देखें जिसका सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है वो रफली 260 से लेकर 260 के आसपास दिखाई पड़ रहा है।
कल की अगर बात करें या फिर लास्ट वीक की बात करें, ये 270 तक आया भी था और वहाँ से थोड़ा सा आज के दिन इसमें जंप आया हुआ है। लेकिन जैसा मार्केट अभी बना है, अभी मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एग्रेसिव हो जाए, बल्क बाइंग की जाए, लमसम किया जाए। यहाँ पे सेफ रहने की ज़रूरत हो गई है हम सभी को। इसलिए ज़रूरी है क्या वो लेवल आता है नहीं आता, उसके ऊपर हमारी नज़र रहना ज़रूरी हो जाता है। अब उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वनडे के टाइम फ्रेम में। अब आपके सामने वनडे का चार्ट ओपन है, इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ ज़रा फोकस कीजिएगा आप। इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास जो इसके ये जो गैप था, ये गैप को फिल करने यहाँ से पूरा आया था। गैप फिल हुआ, वहाँ पे एक सपोर्ट लिया एंड वहाँ से कुछ टाइम बिताया भी, एक अच्छा अपमूव आया था और 350 तक ये गया था। लेकिन उस टाइम ये जो कैंडल आपको बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, ये उस दिन की न्यूज़ है जिस दिन जो चिप सप्लाई वाली, चिप शॉर्टेज वाली जो न्यूज़ निकल के आए थे, और उसके बाद 10% का सर्किट लगा था। और उसके बाद आप देख सकते हो इस शेयर ने अभी तक पीछे मुड़ के देखा नहीं है, सिर्फ गिरावट कंटिन्यू बची हुई है। और अभी बात करें जो इसके लिए जो ये सपोर्ट था प्रीवियस, उसके नीचे आ चुका है, इसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। और आज की जो कैंडल बनी हुई है वो है तो ग्रीन, लेकिन ऊपर से प्रेशर है, इस लेवल के आसपास तक है और यहाँ से प्रेशर, यानी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग फिर से हमें दिखाई पड़ रही है। इसलिए इस लेवल, इस शेयर के ऊपर अगर हमें फोकस करना ही है, फ्रेश बाइंग करनी है, तो थोड़ा सा इसमें नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। कल है हमारे वहाँ एक्सपायरी भी है एंड मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल भी बना हुआ है, प्लस टॉप के आसपास भी है। इसलिए कभी भी धक्के में नीचे मिल जाता है 260 के आसपास, जिस लेवल की हम बात करें, या फिर उससे भी नीचे अगर हम बात करें, एग्जैक्टली जो लेवल है इसका, ये इस लेवल के आसपास 260 से 250 आएगा नहीं आएगा उसके कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन 260 ये इसका सपोर्ट दिखाई पड़ा, जहां इसके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। और बाकी चीज़ें हमारे लिए एग्जैक्टली क्लियर हो जाती है आर्ली के टाइम फ्रेम में। कल आप देख सकते हो, कल के दिन ये शेयर, अब कल के दिन यहाँ फोकस करें, 270 के आसपास आया था, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आया हुआ है इंट्राडे बेसिस पे या फिर कल और आज में। और आज के दिन जैसे इस लेवल के आसपास आया, यहाँ मिला इसको रेजिस्टेंस और वहाँ से धीरे धीरे ये वापस आना शुरू हो चुका है। इसलिए अगर कल के दिन कोई ऐसी मार्केट में हलचल होती है या थोड़ा मार्केट वोलेटाइल रहेगा, आने वाले वीक की बात करें या फिर मंथ्स की बात करें, तो अगर इस लेवल के आसपास या फिर 260 के आसपास मिल जाता, मेरे हिसाब से बेस्ट बाय है। जिस लेवल के आसपास है, क्या अभी ख़राब है? बिल्कुल नहीं। अभी भी 250 का शेयर हमें यहाँ पे मिल रहा है, 350 का शेयर हमें यहाँ मिल रहा है, अभी भी काफ़ी नीचे मिल रहा है। अगर लेना ही है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि एज ऑफ नाउ का मार्केट ऐसा बना ही नहीं है, छोटी छोटी क्वांटिटी पे, लेकिन सपोर्ट पे ही लेंगे अगर आप सपोर्ट पे बाय करने वाले प्लेयर हैं तो। या फिर अगर आप ब्रेकआउट पे बाय करते हैं तो धीरे धीरे हमें ब्रेकआउट पे ही एड ऑन करना, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटीज़, इसलिए इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें तो हमने इसमें कवर कर ही ली, कैसे रहे इसके नंबर, कैसे रहे सेल्स के नंबर, बाकी चीज़ें इसके रेशियोज़ के फॉर्म में कंपनी को समझने की कोशिश भी की थी। चलिए, इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रह जाते हैं आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। प्राइवेट चैनल का प्रोसेस भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड ज्वाइन बटन भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।